हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो IB ACIO 2 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। ये जो एग्ज़ाम है बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है। इनफैक्ट ज़्यादातर जो UPSC एस्पिरेंट हैं, स्टेट PCS एस्पिरेंट हैं, कोई भी आप एलिट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडी का एग्ज़ाम, RBI ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, वो सब IB ACIO को अपना बैकअप ऑप्शन रखते हैं। कंपटीशन बहुत इमेंस है इसमें। आप मान के चलिए कम से कम 10 लाख लोग इस एग्ज़ाम को देंगे और 1000 से कम सीटें हैं। ऐसे में हर नंबर आपके लिए क्रूशियल है। इस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो मैं टैकल करूँगा। मेरा करंट अफेयर्स कोर्स आता है। आप मेरे बारे में अगर नहीं जानते तो मैं 8 साल से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ और एक करंट अफेयर्स एक्सपर्ट हूँ। कुछ अपने करंट अफेयर के जो वीडियोज़ हैं मैं IB ACIO 2 के लिए फ्री में यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। लेकिन अगर आप मेरा पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं जिसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन जिसकी 20 मार्क्स की वेटेज है आउट ऑफ 100, वो आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स का लेवल इसमें काफ़ी टफ रहता है। लास्ट ईयर यानी लास्ट टाइम जब नोटिफिकेशन आया था तो अगर आप क्वेश्चंस देखें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे। उसके लिए क्वेश्चंस की जो डेप्थ है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उस क्वालिटी के साथ करंट अफेयर्स टैकल करना चाहते हैं IB ACIO के, तो आप मेरा पेड बैच बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस वैसे तो 2700 रुपये है, लेकिन आपको अगर ये कोड यूज़ करते हैं GGCA तो सिर्फ 1999 रुपये में मिल जाएगा। ये ऑफ़र सिर्फ शुरू के 1000 स्टूडेंट्स के लिए है। इसका जो कोर्स का बाय लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाल दिया है। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराता हूँ IB ACIO 2023 के लिए। अभी अभी हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन, और जो दिव्यांगजन हैं, डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो हैं, उनके लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया 72 अलग अलग लोकेशन पे इंडिया में, किस मंत्रालय के द्वारा। तो इन जो शिविर होते हैं या जो कैंप होते हैं, इनमें क्या किया जाता है, इनमें जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बांटी जाती हैं जिनसे उनका जीवन बेहतर हो। कौन सी योजना के तहत बांटी जाती हैं? राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जहाँ पे हमारे जो वयोवृद्ध हैं उन्हें ऐसी चीज़ें बांटी जाती हैं जैसे सुनने की मशीन कान में, चलने के लिए बैसाखी या व्हील चेयर, या पढ़ने के लिए चश्मे। इनको एड्स कहा जाता है। एड्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सुविधा दे, हेल्प दे उसे। तो हियरिंग एड हो गई या चलने के लिए एड हो गई, ये सारी हेल्प जो होती है वो बांटी जाती है। जैसे फर्स्ट एड होता है ना, प्राथमिक उपचार, वैसे ही कई तरह की एड्स होती हैं। एड्स का मतलब ही यही होता है, राइट, कि जो भी चीज़ आपका जीवन बेहतर बनाए। तो ये हमारा चलाता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो उसने सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन अलग अलग जगह पे किया और कई तरह के असिस्टिव डिवाइसेस 12,000 से ज़्यादा दिव्यांग लोग और वृद्धजनों को बांटे जाएंगे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत। उसको भी यही मंत्रालय चलाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी भारत की फिल्म है जो इस बार ऑस्कर में गई है? 96 अकेडमी अवार्ड में हमारी आधिकारिक प्रविष्टि है, ऑफिशियल एंट्री है। इस फिल्म का नाम है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। केरल में 2018 में जो त्रासदी हुई थी, फ्लड्स आए थे जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और लाखों विस्थापित हो गए थे, उसके ऊपर यह फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? जूड एंथोनी जोसेफ। हमेशा जब भी कोई फिल्म न्यूज में आए या कुछ भी ऐसा तो डायरेक्टर का नाम जरूर याद रखिए, जूड एंथोनी जोसेफ। अभी अभी FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करता है, उसने एक स्पेशल कैटेगरी बनाई है फॉस्कोस पोर्टल पर। फॉस्कोस पोर्टल होता है फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। ये स्पेशल कैटेगरी किस चीज को प्रमोट करने के लिए बनाई है? ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बनाई है। मैं आपको पोर्टल दिखाता हूं, ये देखिए स्क्रीन पे पोर्टल, फॉस्कोस पोर्टल यानी कि फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम पोर्टल। अगर आप मान लो कोई होटल खोलते हैं तो आपको FSSAI का लाइसेंस चाहिए होता है, तो आप वो लाइसेंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जेंडर इक्वालिटी के लिए इन्होंने ये करा है, अगर एक होटल जिसका ओनर मेल है तो अगले होटल का जो लाइसेंस मिलेगा वो एक ऐसे होटल को मिलेगा जिसकी ओनर फीमेल है। यानी ये 1:1 का रेशो मेंटेन करेंगे। जब भी कोई भी अपना ये अप्रूवल देंगे तो 1:1 का रेशो मेंटेन करेंगे, जिससे जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें भी एनकरेज किया जा सके। तो ये है फॉस्कोस पोर्टल पे नया इनका वर्टिकल। और FSSAI आप जानते हैं इन्होंने एक फूड सेफ्टी इंडेक्स भी दिया था, जिसको केरल ने टॉप किया था बड़े राज्यों में, गोवा ने टॉप किया था छोटे राज्यों में, और जम्मू कश्मीर ने टॉप किया था यूनियन टेरिटरी में। फूड सेफ्टी इंडेक्स भी इन्होंने दिया था। FSSAI ने अभी अभी वैसे
जो यैक एनिमल होता है उसको फूड एनिमल का दर्जा भी दिया है। यैक और मिथुन को भी दिया है, दो एनिमल्स को दिया है। तो मिथुन नागालैंड का स्टेट एनिमल है, इसे बिल्कुल ही लेटेस्ट दिया है, और यैक को कुछ महीने पहले दिया था। आगे बढ़ते हैं। वैसे एफएसएसएआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इनमें से कौन सी आईटी कंपनी है जिसने 8 एमओयू साइन करे हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के साथ। ये भारत में युवाओं को डिजिटल स्किल ट्रेनिंग देगी। तो ये है आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अमेरिका की कंपनी है। इनोवेशन में काफ़ी आगे है, आईटी में काफ़ी आगे है, और इनका एक प्लेटफॉर्म भी आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आईबीएम वॉटसन, और इनका एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आईबीएम स्किल्स बिल्ड, आईबीएम स्किल्स बिल्ड, जिसके ऊपर ये स्किल डेवलपमेंट देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह में। तो ये ट्रेनिंग देंगे, अंडरस्टूड। और बेसिकली 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को ट्रेनिंग देंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ग्रेड 11 और ग्रेड 12 के बच्चों को। आगे बढ़ते हैं। कंप्रेस बायोगैस प्लांट और जो दूसरे बायोगैस प्लांट होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल बना है, गोवर्धन पोर्टल। तो आपको बताना है, इस पे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल पाएगी। अब जो भी मैन्योर यूज करेंगे, खाद यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो कि गोवर्धन प्लांट से मिलती है। गोवर्धन प्लांट से एक तो बायोगैस मिलती है और साथ में मैन्योर भी मिलती है, खाद भी मिलती है। तो कितना पैसा सरकार उनको देगी, सपोर्ट करेगी? तो ये स्कीम का नाम पूछा है आपसे। स्कीम का नाम है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, यानी कि ऑप्शन सी। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम को कौन चला रहा है? इसको चला रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के अधीन काम करता है। तो पहले आपको अमाउंट बताता हूं। इसमें टोटल खर्चा सरकार करेगी 1451 यानी 1451.82 करोड़, और जो भी मैन्योर यूज करेगा किसान उसको 1500 रुपए पर मैट्रिक टन, 1500 रुपए पर मैट्रिक टन जो है उसको पे करेगी। अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करेंगे तो 1500 रुपए पर मैट्रिक टन, और टोटल अमाउंट जो खर्चा होगा सरकार का वो होगा 1451.82 करोड़। इसका नाम है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। यहां पे आपको यह भी बता देता हूं कि जो हम गोवर्धन योजना है उसे कौन चलाता है? उसे चलाता है हमारा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय चलाता है गोवर्धन योजना। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक डिपार्टमेंट आता है जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, वो इसे चलाता है। और गोवर्धन स्कीम में हमारा टारगेट बजट में अनाउंस किया गया था, हम 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाएंगे इस साल, और 500 में से 200 होंगे कंप्रेस बायोगैस प्लांट, और जो 300 होंगे वो होंगे कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट। 500 होंगे कंप्रेस बायोगैस प्लांट सीबीजी, और 300 होंगे कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट। क्या ये सिर्फ एकमात्र ऐसी योजना है जिसमें हम कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाते हैं? नहीं, एक योजना और है जिसका नाम है सतत योजना, SATAT, सतत योजना। इसमें हमें 5000 कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाने हैं इंडिया में, और ये योजना चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इनमें से कौन सी हमारी सेना है जो आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस के एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप के साथ अभ्यास करने गई थी? काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यानी FTX। तो ये कहाँ हुआ था? ये रशिया में एक जगह है प्रिमोर्स्की, वहां पे हुआ था, PRIMORSKY, प्रिमोर्स्की, जो कि रशिया में है, वहां पे हुआ था ये अभ्यास, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो याद रखिए इंडियन आर्मी की बात हो रही है, तो आंसर है इंडियन आर्मी। 25 से 30 सितंबर तक ये चला था वहां पे, और वहां पे ये हुआ था। तो एक चीज में ध्यान रखिए, ADMM प्लस क्या होता है? ADMM प्लस में 10 तो आसियान कंट्री हैं इसके मेंबर, और 8 जो हैं वो डायलॉग पार्टनर हैं। डायलॉग पार्टनर में इंडिया, चाइना, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये मेंबर्स हैं। तो 8 हैं डायलॉग पार्टनर और 10 हैं आसियान कंट्री। इनको बोलते हैं आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस या ADMM प्लस। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है भारत का, उसने कौन से कंट्री के इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है? इलेक्टोरल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी चुनावी प्रशासन और प्रबंधन के लिए। तो हम हेल्प करेंगे सेशल्स की, वहां पे चुनाव वगैरह करवाने में, चुनाव वगैरह में हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करेंगे। हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं राजीव कुमार। इज दैट क्लियर?
तो इलेक्शन कमीशन दोनों देशों के उन्होंने मिलकर ये किया है। सेशल जो है भारत को अजम्पशन आइलैंड भी देना चाहता है, जहाँ पे हम अपना मिलिट्री बेस बना सकते हैं, अजम्पशन आइलैंड। और सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया है। सेशल्स के साथ हम लामित्य नाम का एक युद्ध अभ्यास भी करते हैं, लामित्य। अभी अभी कौन सा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम स्टार्ट किया है? एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ मिलकर। तो ये गूगल ने किया है, तो आंसर है गूगल। वैसे भी एंड्रॉयड जो है वो गूगल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अगर जैसे अर्थक्वेक आया तो अलर्ट आ जाएगा गूगल की तरफ से, फिर वो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर करेगा कि कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं अगर अर्थक्वेक आ गया, तो ये सभी वो शेयर करेगा। एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। इनको भारत में कौन सी क्रांति का जनक कहा जाता है? तो ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे इंडिया में, हरित क्रांति के भारत में इनको फादर माना जाता है, जनक माना जाता है, लेकिन दुनिया में नहीं। दुनिया में माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे नॉर्मन बोरलॉग और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया थे स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में आपको काफी सारी चीजें जाननी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनका जन्म कुंभाकोनम में हुआ था। कुंभाकोनम जो है वो तमिलनाडु में है। इनकी बेटी जो है सौम्या स्वामीनाथन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीफ साइंटिस्ट हैं आज के टाइम में, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन में मुख्य वैज्ञानिक हैं सौम्या स्वामीनाथन। तो एम.एस. स्वामीनाथन ये भी याद रखिए कि इन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज बनाई थी। हाई यील्डिंग वेराइटी चावल और गेहूं की, जैसे IR8 वेराइटी थी चावल की, और कल्याण सोना जो वेराइटी थी वो गेहूं की थी। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस के लॉस बानोस शहर में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान या IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये उसके डायरेक्टर जनरल भी थे। और इन्होंने एक केरला में एक जगह है कुट्टानाड, KUTTANAD कुट्टानाड, वहां पे इन्होंने पैकेज भी दिया था, कुट्टानाड पैकेज, जिससे वहां पे चावल की खेती को बढ़ावा मिल सके। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता संरक्षण में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। और इन्होंने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भी काम किया था। इसके अलावा ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR के डायरेक्टर भी थे 1979 से 1982 तक। पहला वर्ल्ड फूड प्राइज भी इन्हें मिला था 1987 में। वर्ल्ड फूड प्राइज जब स्टार्ट हुआ था 1987 में तो इन्हें ही दिया गया था। इन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन भी बनाई थी। राज्यसभा में भी थे ये 6 साल के लिए, 2007 से 2013। तो बहुत ही महान भारतीय का निधन हो गया एम.एस. स्वामीनाथन। V.O. चिदम्बरनार पोर्ट ये तमिलनाडु में है, इसको टूटिकोरिन पोर्ट भी बोलते हैं। थुट्टुपुड़ी पोर्ट या टूटिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में। ये पहला भारत का बंदरगाह है जहां पे ग्रीन अमोनिया रिसीव हुआ। तो ग्रीन अमोनिया के जो बर्तन हैं, कंटेनर हैं, वो कहां से रिसीव हुए? इजिप्ट से रिसीव हुए। तो आंसर है इजिप्ट। और आपको बता दूं भारत में 2 पोर्ट ऐसे हैं जिन्हें हम हाइड्रोजन हब के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की बहुत सारी चीजें आया करेंगी, इवन अमोनिया भी। NH3 ये ग्रीन अमोनिया है, NH3 जो यहाँ पे आया है। तो हाइड्रोजन हब बनेगा एक तो V.O. चिदम्बरनार पोर्ट, और एक बनेगा गुजरात का कांडला पोर्ट, जिसे दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा है, जिनके नाम पे हमने मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम भी रखा है, दीनदयाल जंक्शन। दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन था अभी 25 सितंबर को, जिसे हमने अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाया था। अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्रियो फॉर गुड प्रोग्राम को लॉन्च किया, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, लिंग समानता प्रमोट करने के लिए गर्ल्स और बॉयज में। इसको ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने किसके साथ मिलकर चलाया है? तो इस प्रोग्राम को यूनिसेफ के साथ मिलकर चलाया गया है, डिजाइन किया गया है। इसमें 8 फिल्में दिखाई जाएंगी, क्रिकेट बेस्ड एनिमेशन फिल्में अलग अलग थीम पे, जैसे लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फिडेंस, नेगोशिएशन, एम्पैथी, टीम वर्क, गोल सेटिंग वगैरह। ये फिल्में इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में होंगी। ये जो पूरा प्रोग्राम है फ्री है। Creo.com एक वेबसाइट बनाई है ICC ने, तो उसी के ऊपर ये प्रोग्राम देख सकते हैं बच्चे और सीख सकते हैं काफी सारी चीजें। यंग बॉयज और यंग गर्ल्स के लिए ये प्रोग्राम होगा। अभी अभी नॉर्थ ईस्ट का दूसरा और भारत का चौथा राज्य कौन सा बना जिसने ई कैबिनेट सिस्टम को अपनाया है? ई कैबिनेट सिस्टम पूरी तरह से पेपरलेस होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कैबिनेट अप्रूवल हो गया तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह के पास जाता है, तो वो उसे वहीं पे देख पाएंगे डिजिटली और अप्रूवल दे पाएंगे। ई कैबिनेट सिस्टम। तो त्रिपुरा जो है अरुणाचल प्रदेश के बाद नॉर्थ ईस्ट का दूसरा, और उत्तराखंड यूपी और अरुणाचल के पास इंडिया का चौथा स्टेट है जिसने ई कैबिनेट सिस्टम को अपनाया है। जितने भी कैबिनेट मेमोज हैं वो सारे यहाँ पे डेट और टाइम के साथ अपलोड हो जाएंगे ई कैबिनेट एप्लीकेशन पे।
और मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, सचिव हैं जो, ये सब ये उसको रिव्यू और अप्रूव ऑनलाइन ही कर पाएंगे। इससे पूरी तरह से पेपरलेस होगा, ये कागज रहित होगा और एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इन्होंने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दिया है, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक दिया है। भारत की रैंक क्या है? 2015 में, 8 साल पहले हमारी रैंक थी 81, अब इंप्रूव करते करते हम 40वें पे आ गए हैं, तो इस बार हमारी रैंक थी 40। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं स्विट्जरलैंड नंबर 1 था, इसका स्कोर था 67.6। स्वीडन नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पे। इनोवेशन के मामले में इंडिया इंप्रूव कर रहा है, 40वें नंबर पे हम आ गए हैं और हमारा स्कोर 38.1 है। 38.1, इज दैट अंडरस्टूड? और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में है। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड कंपनी ने एक इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस इनिशिएटिव चलाया है, यानी कि निवेशक जो होते हैं उनको एजुकेट करने के लिए और उनको सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए, जिसका नाम है सीखो पैसों की भाषा। किसके साथ मिलकर चलाया है? ये सीबीएसई के साथ मिलकर चलाया है, तो आंसर है सीबीएसई। सीबीएसई के 75,000 टीचर्स को ये ट्रेनिंग देंगे फाइनेंशियल लिटरेसी में, जिनमें से 50% कम से कम महिलाएं होंगी। तो टीचर्स में ये 1000 फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम चलाएंगे सितंबर और अक्टूबर के महीने में, अलग अलग 100 लोकेशन पे। और इनका टारगेट ये है कि 75,000 टीचर्स को फाइनेंशियल लिटरेसी में ट्रेन किया जाए। तो ये चलाएगा कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी सीबीएसई के टीचर्स के लिए। अभी अभी यूरोप ने राइडर कप जीता अमेरिका को हराकर। तो ये कौन से टूर्नामेंट, किस खेल में होता है राइडर कप? ये गोल्फ में होता है और ये टूर्नामेंट अभी इस साल इटली में हुआ था। और राइडर कप इस बार ये 44th टाइम हुआ था। राइडर कप में यूरोप और अमेरिका की टीम्स के बीच में ये होता है। इस बार इटली ने इसको आयोजित किया था और यूरोप ने इसको जीत लिया। इस टूर्नामेंट का नाम राइडर क्यों रखा है? राइडर कप, एक व्यक्ति थे जिनका नाम ही था राइडर, तो उनके नाम पे इसका नाम राइडर रखा है। भारत की सरकार ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023, इसको एक्ट बना दिया है पास करके। ये पुराने वाले 1957 के एमएमडीआर एक्ट यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस करेगा। तो कितने मिनरल्स, कितने क्रिटिकल मिनरल हैं जिनकी माइनिंग अलाउ कर दी गई है प्राइवेट सेक्टर के लिए? तो 6 हैं टोटल। भारत में 30 क्रिटिकल मिनरल हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने डिफाइन किया। क्रिटिकल मिनरल वो हैं जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। तो 30 क्रिटिकल मिनरल में से 6 की जो माइनिंग की परमिशन मिल गई है, एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग की परमिशन मिल गई है प्राइवेट सेक्टर को। ये 6 कौन से हैं? तो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। बेरिलियम, बी मतलब बेरिलियम, एलआई मतलब लिथियम, टीआई मतलब टाइटेनियम, वही टाइटेनियम जिससे आईफोन भी बन रहे हैं आजकल, ZR मतलब जिरकोनियम, NB मतलब नियोबियम और TA मतलब टेंटालियम। तो ये है वो 6 और इन 6 की माइनिंग की परमिशन मिल गई है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में माइनिंग कर सकते हैं एक बार लाइसेंस मिलने पे, और लाइसेंस 5 साल के लिए मिलेगा। 1000 स्क्वायर किलोमीटर के लिए मिलेगा और इसमें रॉयल्टी भी फिक्स कर दी गई है। तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं REE, उनके लिए रॉयल्टी होगी 1%, लिथियम के लिए रॉयल्टी होगी 3%, 3% और नियोबियम के लिए भी रॉयल्टी फिक्स की गई है अभी 3%। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए 1%, लिथियम के लिए 3% और नियोबियम के लिए 3%। तो ये है MMDR एक्ट ऑफ 2023। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल, ये भी अब एक्ट बन गया है। इसने पुराने वाले रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, कौन से वाला है पुराना जिसको रिप्लेस किया है? तो इसने रिप्लेस किया है 1969 वाले एक्ट को। तो आंसर है 1969। इसने रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट ऑफ 1969 को रिप्लेस किया है। इज दैट क्लियर? तो क्या है इसमें नए वाले एक्ट में? सबसे पहले तो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट। डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट, अब ये इसका कंसेप्ट आ गया है। पहले बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल नहीं होता था, लेकिन अब डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट आ गए हैं और डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट पाना बहुत आसान हो जाएगा। इसको फिर यूज किया जा सकता है आधार कार्ड वगैरह बनवाने में। 5 साल तक के बच्चों के लिए बाल आधार होता है, ब्लू कलर का जो बनता है, बाल आधार बोलते हैं उसे, तो उसको बनवाने में हेल्प मिल जाएगी आपको। एक और चीज इसमें की गई है वो ये कि हम जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर उसको मेंटेन कर रहे हैं कि भारत में पॉपुलेशन कितनी है ये सब, तो उसके लिए बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं ना, सबको ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो बर्थ और डेथ दोनों का पूरा हिसाब किताब कौन से पोर्टल पे डालेंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पोर्टल है जिसको बोलते हैं CRS पोर्टल। CRS पोर्टल ये इसी एक्ट की वजह से हुआ है, बर्थ एंड डेथ
रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2023 की वजह से ही हुआ है। सीआरएस पोर्टल, सीआरएस पोर्टल क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल, इसे कौन मैनेज करता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। यानी भारत में पूरा बर्थ और डेथ का हिसाब किताब कौन रखता है? गृह मंत्रालय। अंडरस्टूड? तो ये भी इस बिल की वजह से ही किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स को अब सीआरएस पोर्टल पे सब कुछ डालना पड़ेगा, बर्थ और डेथ वगैरह का पूरा हिसाब। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बन रहे हैं इंडिया में। कहाँ पे बन रहे हैं? थिएटर कमांड होते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसके लिए होते हैं थिएटर कमांड। तो ये बन रहे हैं जयपुर और लखनऊ में। जयपुर में बनेगा पाकिस्तान के लिए और लखनऊ में बनेगा चाइना पे नजर रखने के लिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। अभी वैसे हमारे पास एक ही थिएटर कमांड है, वो है अंडमान निकोबार थिएटर कमांड। तो मैरीटाइम थिएटर कमांड कहाँ बन रहा है? ये जो मैरीटाइम फोर्सेज है हमारे, जैसे कोस्ट गार्ड या इंडियन नेवी या इवन डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर वो ओशियन या रिवर्स में काम करता है, उन सबको आपस में मिलकर काम करवाएगा। तो मैरीटाइम थिएटर कमांड जो बन रहा है वो कारवार में बन रहा है, कर्नाटक में। ये शेकाटकर कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से ये थिएटर कमांड बनाए जा रहे हैं। डिफेंस रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनी थी, शेकाटकर कमेटी। उसने कहा था 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होने चाहिए, नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ में। साउथ में मैरीटाइम के लिए तो वो कारवार में होगा, वेस्ट में पाकिस्तान पे नजर रखने के लिए वो जयपुर में होगा, और नॉर्थ में चाइना पे नजर रखने के लिए तो वो लखनऊ में होगा। क्लियर? और लखनऊ अभी हमारी जो आर्मी है उसकी सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, जयपुर हमारी आर्मी की साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, और जो ये कर्नाटक में कारवार है, ये एक जगह है, यहाँ पे आईएनएस कदंबा नाम का हमारा सेंटर है। आईएनएस कदंबा नेवल बेस का नाम है। ये हमारा सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट सी बर्ड। प्रोजेक्ट सी बर्ड चला के कारवार को सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया गया है हमारी नेवी का, कर्नाटक में है ये। और यहाँ पे जो हमारा बेस है उसको बोलते हैं आईएनएस कदंबा। यहीं पे आईएनएस विक्रमादित्य भी रखा गया है, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमने रशिया से परचेज किया था। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ये प्रेसिडेंट बन गए हैं कौन से कंट्री के? तो ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट बन गए हैं। इन्होंने इब्राहिम मोहम्मद सोले को हराया चुनाव में। ये प्रो चाइना पर्सन है, तो थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न है इंडिया के लिए। और मालदीव्स के साथ हम एक्वावेरिन अभ्यास भी करते हैं। एक्वावेरिन, एक हमने एकता नाम का अभ्यास भी मालदीव्स के साथ किया था, और एकता नाम का हार्बर भी इंडिया मालदीव्स में बना रहा है। राइट? एक अड्डू टूरिज्म जोन को भी मालदीव्स में इंडिया डेवलप कर रहा है। हम दोस्ती अभ्यास भी करते हैं जिसमें मालदीव्स और श्रीलंका दोनों होते हैं, कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जाता है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स की कोस्ट गार्ड के द्वारा। और मालदीव्स को हमने एक जहाज भी गिफ्ट करा है, आईएनएस तरमुगली, जिसका नाम उन्होंने हुरावी रख दिया है, बदलकर हुरावी रख दिया है। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2023 पास हो गया है। ये 183 प्रोविजन है कितने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट्स के, जिनको डिक्रिमिनलाइज करेगा, अपराध मुक्त करेगा। तो 42 एक्ट्स हैं हमारे जिनके 183 प्रोविजंस को, जिनका वायलेशन पहले अपराध माना जाता था, अब क्राइम नहीं माना जाएगा, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, जिससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाए। तो 183 प्रोविजंस, 42 सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट्स, और ये 42 एक्ट्स थे हमारे 19 मिनिस्ट्रीज के, 19 मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने शुभ यात्रा योजना शुरू करी है? इसमें जो भी लोग इस स्टेट से बाहर जा रहे हैं नौकरी करने, उनको वो सपोर्ट करेगा, उनको आसान लोन देगा, उनके पेपर वर्क में हेल्प करेगा, वीजा मिलने में हेल्प करेगा। तो ये सब करेगा केरला। केरला के बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं और केरला को रेमिटेंस जो है वो सबसे ज्यादा मिलता है। भारत को $100 बिलियन से भी ज्यादा रेमिटेंस मिलता है हर साल, और उसमें सबसे ज्यादा किसी स्टेट को मिलता है तो वो है केरला। तो केरला अगर कोई लोग बाहर जा रहे हैं उनकी हेल्प करेगा, उनको सॉफ्ट लोन देगा, उनके पेपर वगैरह तैयार करवाएगा, उनको वीजा हेल्प वगैरह करेगा, ये सब काम वो करेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई केरला से बाहर जा रहा है नौकरी करने पहली बार, तो उसको 6 महीने कोई टैक्स भी नहीं भरना, यानी उसको एक 6 मंथ का टैक्स हॉलीडे भी दिया गया है। राइट? तो ये भी दिया गया है। और उस जो भी सॉफ्ट लोन मिलेंगे उस पर ब्याज भी बहुत कम रहेगा। तो ये सारी फैसिलिटी केरला गवर्नमेंट दे रही है। अभी अभी दुनिया की बेस्ट विस्की, एक इंडिया की विस्की डिक्लेयर की गई है। तो यही पूछा कौन से कंट्री की विस्की है जो डिक्लेयर की गई है, विस्की ऑफ द वर्ल्ड में उसे अवार्ड मिला, तो ये है इंडिया। इंडिया की विस्की है, इसका नाम है इंद्री, INDRI इंद्री। और ये अवार्ड हुए थे
बेस्ट इन शो डबल गोल्ड मिला है इसे विस्की ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड्स में। 100 से ज़्यादा विस्की ब्रांड थे इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के, स्कॉच, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, हर तरह के मॉल्ट थे। तो ये कहाँ बनती है? ये इंद्री नाम की जो विस्की है ये बनती है, एक कंपनी का नाम है पिकाडिली, PICCADILLY, पिकाडिली डिस्टिलरी। पिकाडिली डिस्टिलरी हरियाणा में है, तो वहाँ पे ये बनती है। इस कंपनी के मालिक हैं सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प सप्ताह मनाने का निर्णय लिया। 1 हफ्ते तक चलेगा ये संकल्प सप्ताह। ये 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में चलेगा। कितने जिलों में? आपको याद होगा आकांक्षी जिले यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया था भारत की सरकार ने, उन डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस करने के लिए जो उतना ग्रो नहीं कर पाए, जो काफ़ी बैकवर्ड हैं। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में चलाया था। अभी इसमें लगभग 117 जिले हैं जिनका विकास हम प्रायोरिटी बना रहे हैं। ऐसे ही अब एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था जनवरी 2023 में। तो टोटल इसमें 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए थे इंडिया में, और ये लोकेटेड है 329 जिलों में। तो आंसर है 329 जिले। तो इनका विकास किया जाएगा और इनके विकास के लिए चिंतन शिविर लगेंगे, संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें हर दिन सप्ताह में अलग अलग चीज़ों पर फोकस होगा, जैसे संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा, समृद्धि वगैरह अलग अलग चीज़ों पे फोकस होगा। अंडरस्टूड? तो ये है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भारत सरकार का। भारत का कौन सा राज्य है जिसने जियोथर्मल एनर्जी को एक्सप्लोर करने के लिए, जियोथर्मल एनर्जी का बहुत स्कोप है इस राज्य में, तो उसके लिए नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ हाथ मिलाया है। क्योंकि नॉर्वे में जियोथर्मल एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमें यहाँ भी कोशिश करनी है। तो हमारी हेल्प करेगा नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हॉट स्प्रिंग्स काफ़ी सारे हैं, तो उनसे हम जियोथर्मल एनर्जी काफ़ी सारी निकाल सकते हैं। इससे हमारी एनर्जी शॉर्टेज की प्रॉब्लम भी कम होगी। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स काफ़ी हैं। एक तो है तवांग और एक है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे डेफिनेटली जियोथर्मल एनर्जी का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। और कौन कौन सी एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं? तो सबसे पहला इंडिया का जियोथर्मल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है पूगा वैली लद्दाख में। पूगा वैली लद्दाख में ये भारत का पहला जियोथर्मल एनर्जी का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा और भी जगह है, जैसे मणिकरण एक जगह है हिमाचल में, मणिकरण, तो वहाँ पे भी काफ़ी पोटेंशियल है जियोथर्मल एनर्जी का। इसके अलावा जलगांव है महाराष्ट्र में, वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। तपोवन है उत्तराखंड में, वहाँ पे भी एक जगह है बकरेश्वर वेस्ट बंगाल में। अगर आपको याद हो बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट, उसे इंडिया का बेस्ट थर्मल पावर प्लांट डिक्लेयर किया गया था, वेस्ट बंगाल में है। और एक जगह है तुवा, TUWA, गुजरात में तुवा। इन सब जगह पे काफ़ी पोटेंशियल है जियोथर्मल एनर्जी की, तो हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। IATA यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संगठन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है कनाडा में, तो उन्होंने एक 3 लेटर कोड DXN दिया है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ये एयरपोर्ट कहाँ पे बन रहा है? ये नोएडा यूपी में बन रहा है। गौतम बुद्ध नगर बोलते हैं इसे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दादरी, 3 शहर आते हैं इसमें गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दादरी। तो ये जब बन जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, बहुत बड़ा, 5000 हेक्टेयर जमीन पे फैला है ये, और 4 फेजेज में ये बनेगा। तो जब पहला फेज कंप्लीट हो जाएगा तो 12 मिलियन पैसेंजर हर साल ट्रेवल कर पाएंगे यहाँ से, यानी 1.2 करोड़ इसकी कैपेसिटी होगी। 12 मिलियन पैसेंजर पर एनम। एक ही रनवे होगा इस पे जब फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा। और आपको बता दूं इसको बना कौन रहा है? इसको बना रहा है YIAPL यानी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो जूरिक एयरपोर्ट की, स्विट्जरलैंड में जो जूरिक एयरपोर्ट है उसकी सब्सिडरी है। तो इसे जूरिक एयरपोर्ट बना रहा है अपनी सब्सिडरी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के तहत, उसके द्वारा। इंडियन रेलवेज ने वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए किसके साथ, किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करा है? ये 120 वंदे भारत ट्रेन बना के देगी और उनको मेंटेन भी करेगी 35 ईयर्स के लिए, यानी उत्पादन और रख रखाव के लिए। तो कंपनी का नाम है किनेट रेलवे सोल्यूशन। ये जो कंपनी है किनेट रेलवे सोल्यूशन, ये इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है। भारत और रूस ने मिलकर इस कंपनी को बनाया है किनेट रेलवे सोल्यूशन को, राइट। तो ये बनाएगी 120 वंदे भारत ट्रेन। एक टीटागढ़ कंपनी है, उसके साथ भी एग्रीमेंट कराया हमने। टीटागढ़ वंदे भारत स्लीपर कोचेस बनाएगी, बंगाल की कंपनी है।
अभी वैसे पहली ऑरेंज वंदे भारत ट्रेन दी गई थी केरल को, कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक चलेगी, ऑरेंज कलर की ट्रेन। सीआरपीएफ ने यशस्विनी नाम की एक महिलाओं की बाइक एक्सपेडिशन करवाई, किसके साथ मिलकर? तो ये करवाई महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी। क्या है ये यशस्विनी बाइक रेस? इसमें 150 सीआरपीएफ की जो महिला जवान हैं वो बाइक पे उन्होंने ट्रैवल किया। 3 अक्टूबर को उन्होंने ट्रैवल किया, कहाँ से कहाँ तक? तो इन्होंने अपने आप को 3 टीमों में डिवाइड कर लिया। 150 सीआरपीएफ वुमेन ऑफिसर ने, एक बाइक की टुकड़ी श्रीनगर से चली, एक चली शिलोंग से, मेघालय की कैपिटल, और एक चली कन्याकुमारी जो साउथ में है, तमिलनाडु में। यहां से ये ट्रैवल करके तीनों अलग अलग एरिया से, यानी नॉर्थ, ईस्ट और साउथ से पहुंची वेस्ट में, यानी एकता नगर में, केवड़िया में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे। समझ में आया? 10,000 किलोमीटर इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, 15 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी को ट्रैवल करते हुए, और इन्होंने मैसेज दिया, देश के हम हैं रक्षक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति का संदेश इन्होंने दिया। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहां पे इनॉग्रेट हुआ है? आप यहां पे साइकिल चला सकते हैं और जो छत है पूरी सोलर पावर्ड से चलेगी। 16,000 सोलर पैनल यहां पे लगाए गए हैं। ऐसा ट्रैक एक साउथ कोरिया में है, उसके बाद इंडिया में बना है हैदराबाद में, तो आंसर है हैदराबाद, आंसर है हैदराबाद। और 23 किलोमीटर का ये लंबा ट्रैक है, 23 किलोमीटर, 4.5 मीटर वाइड है। तो एक साथ कई साइकिल आप चला सकते हो, 4-5 तो कम से कम एक साथ चला सकते हो। आप यहाँ पे रनिंग भी कर सकते हो, जरूरी नहीं सिर्फ साइकिल ही चलानी है। और ये 16,000 सोलर पैनल लगे हैं जो ये मिलके 16 मेगावाट बिजली बनाएंगे, 16 मेगावाट ऑफ पावर। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, सामाजिक सुरक्षा करार हमने किस देश के साथ किया है अभी अभी? ये हमने अर्जेंटीना के साथ किया है। भारत के लोग जो अर्जेंटीना में काम कर रहे हैं, अर्जेंटीना के जो लोग जो भारत में काम कर रहे हैं, दोनों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। 2023 का नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए किसे मिला है? ये मिला है अभी अभी 2 लोगों को, कटालिन करिको और ड्रू विस्मैन, तो आंसर है ऑप्शन सी। ड्रू विस्मैन अमेरिका के हैं और कटालिन करिको जो हैं वो हंगरी के हैं, हंगरी देश के हैं। तो इन्होंने क्या करके दिखाया? इन्होंने न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन करा जिससे एमआरएनए वैक्सीन बनती है। तो एमआरएनए वैक्सीन कोविड के लिए 2 कंपनियों ने बनाई थी, एक तो बनाई थी फाइजर ने बायोनटेक के साथ मिलकर, और एक बनाई थी मॉडर्ना ने, दोनों ने बनाई थी। तो एमआरएनए वैक्सीन कैसे काम करती है? हमारे शरीर में डीएनए से बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से बनते हैं प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब हम क्या करते हैं इसमें, कोविड से मिलते जुलते जो प्रोटीन बनवाते हैं एमआरएनए डालकर, ठीक है? तो एमआरएनए हम इसमें डाल देते हैं सेल में, वो फिर प्रोटीन बनाता है। ये जो प्रोटीन होते हैं बिल्कुल कोविड से मिलते जुलते होते हैं। तो ये प्रोटीन एंटीजन का काम करते हैं हमारी बॉडी में, और ये बनाएंगे एंटीबॉडीज, क्योंकि एंटीजन जब भी होता है तो हमारे शरीर उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है एंटीबॉडीज बनाकर। तो ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में फिर रुक जाते हैं। जब फिर असली में कोविड आएगा तो उनके खिलाफ एंटीबॉडी ऑलरेडी हमारे शरीर में होते हैं और हमारी प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि ये कोविड के वायरस के शरीर पे जो प्रोटीन होते हैं ये बिल्कुल इन प्रोटीन से मिलते हैं जिनके खिलाफ एंटीबॉडी पहले से मौजूद है, तो इससे हमारी प्रोटेक्शन हो जाती है। तो इसे बोलते हैं एमआरएनए वैक्सीन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है उसका 276 एनुअल डे सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। इनमें से कौन सी पहल है जो वहां पे शुरू नहीं हुई? सारांश हुआ था, विश्वास हुआ था, ई रक्षा आवास हुआ था, उत्कर्ष नहीं हुआ, तो आंसर है ऑप्शन बी। तो ये बाकी 3 क्या है आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सारांश की बात करते हैं, हमारे रक्षा मंत्रालय का सारा लेखा जोखा, उनका बजट, उनका एक्सपेंडिचर, खर्चा, उनकी आय, सबका रिकॉर्ड रखेगा सारांश। विश्वास की बात करते हैं, विश्वास मतलब बिल इंफॉर्मेशन एंड वर्क एनालिसिस सिस्टम। इसमें जो भी बिल बनते हैं, बिल मैनेजमेंट के लिए है ये, जो भी रक्षा मंत्रालय के बिल बनते हैं वो सारा हिसाब किताब यहाँ पे रहेगा। और आखिरी है ई रक्षा आवास। हमारे रक्षा मंत्रालय ने जो भी बिल्डिंग किराए पे ली हैं तो उनका रेंट एग्रीमेंट, उनके रेंट डिटेल्स वगैरह सारे ई रक्षा आवास पे रहेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसे मिला है, और इसको बनाने में 900 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो कहां पे बनी है ये? तेलंगाना में बनी है, आंसर है ऑप्शन डी। तेलंगाना में कहां? मुलुगु, MULUGU, मुलुगु नाम का जिला है वहां पे। तो इसका नाम समक्का सरक्का क्यों रखा है? एक्चुअली 2 देवियां हैं ये, 2 गॉडेस हैं ये, इनको बोलते हैं समक्का और सरलम्मा, माँ बेटी हैं ये, समक्का और सरलम्मा। तो इनकी याद में मेदराम जात्रा त्योहार भी मनाया जाता है, जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं।
मेदराम जगह कहाँ पे है? मेदराम जगह ये एतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तेलंगाना में। एतुर नगरम, ETUR नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पे है ये मेदराम जगह, जहाँ पे मेदराम जात्रा त्योहार लगता है मुलुगु में। तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी रखा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी है जिसे शेड्यूल बी से शेड्यूल ए का दर्जा मिल गया है अभी अभी? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली कंपनी को हम CPSE बोलते हैं। तो ये कंपनी है इरेडा, यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए पैसा देती है। ये एक मिनी रत्न कंपनी है कैटेगरी 1 की, और अब ये नवरत्न का दर्जा भी इसे मिल सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अब नवरत्न मिलने के लिए शेड्यूल ए का दर्जा आपके पास होना चाहिए। शेड्यूल बी को कभी भी नवरत्न का दर्जा नहीं मिल सकता, तो अब आने वाले टाइम में हो सकता है इसे नवरत्न का स्टेटस भी मिल जाए। तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। मलेरिया की एक दवाई बनाई गई है R21 मैट्रिक्स M, इसको WHO ने अप्रूव कर दिया है। अफ्रीका के कई कंट्रीज ने ऑलरेडी इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे घाना, नाइजीरिया, बर्किना फासो वगैरह। इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसके साथ मिलकर बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जिन्होंने कोविशील्ड बनाई थी, उसी के साथ मिलकर बनाया है। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर दिव्यांग लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए इनॉग्रेट करा। कहां पे? तो याद रखिए ये ग्वालियर में किया, मध्य प्रदेश में। तो आंसर है ग्वालियर। यहाँ पे दिव्यांग लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है, तो इसका नाम होगा अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में ही हुआ था। अभी अभी ग्रिडको कंपनी है, ग्रिडको, ये क्या करती है? ग्रिडको ये बिजली की होलसेलर है। ये बहुत बड़े लेवल पे पावर खरीदती है और बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी को बेच देती है। ये काम करती है ग्रिडको। ओडिशा की कंपनी है, ये भुवनेश्वर में है ग्रिडको। इसने पावर परचेज एग्रीमेंट करा है कौन सी कंपनी के साथ? ये 800 मेगावाट पावर खरीदेगी। किससे खरीदेगी? NLC इंडिया लिमिटेड। NLC क्या होता है? नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो मैं आपको बता देता हूं ये पूरा मामला क्या है। देखिए, NLCIL यानी नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, बेसिकली तमिलनाडु की कंपनी है। ये तमिलनाडु में एक जगह है नवेली, जहां पे भारत का लिग्नाइट कोयला सब ज्यादा मिलता है। कोयला भी देखिए बहुत तरह का होता है, लिग्नाइट होता है, एंथ्रासाइट होता है, बिट्यूमिनस कोयला होता है। तो नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ये तमिलनाडु की कंपनी है। ये भारत में 2 बड़े पावर प्लांट लगा रही है। ओके, भारत में 2 बहुत बड़े पावर प्लांट ये लगा रही है। कौन कौन से प्लांट हैं ये? एक तो है तलाबीड़ा, TALABIRA, तलाबीड़ा। ये संबलपुर ओडिशा में लग रहा है। तो यहाँ पे 800 मेगावाट के 3 प्लांट लगेंगे, तो टोटल 2400 मेगावाट कैपेसिटी इसकी होगी तलाबीड़ा की। फेज 1 अभी स्टार्ट होने वाला है 800 मेगावाट का। दूसरा प्लांट लग रहा है कानपुर के पास, एक जगह आती है, राइट, कानपुर के पास। तो वो जो प्लांट लग रहा है उसका नाम क्या है? कानपुर के पास जो प्लांट है उसका नाम है घटमपुर, GHATAMPUR, घटमपुर, कानपुर के पास। इसकी क्षमता होगी 660 मेगावाट इंटू 3, यानी टोटल 1980 मेगावाट। तो एक घटमपुर यूपी कानपुर में लग रहा है और एक तलाबीड़ा ओडिशा संबलपुर में लग रहा है। ये दोनों प्लांट लगा रही है नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। अब ये तलाबीड़ा वाला जो है, इसमें जो बिजली बनेगी उसको कौन खरीदेगा? ग्रिड को। अंडरस्टूड? अभी अभी टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन हुआ, प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन। इसको शिक्षा मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर कराया? तो इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलकर इसका आयोजन करवाया। और बेसिकली यहाँ पे 75 दिन तक भारतीय भाषा उत्सव भी लॉन्च किया गया। 75 दिन तक चलेगा भारतीय भाषा उत्सव। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे विशेष अतिथि थे। दिल्ली में ये हुआ था, जनपथ में। भारत का पहला 5G ट्रेनिंग लैब और 5G ऐप किस सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में के लिए खोला गया है? ये हेल्थ में खोला गया है। भारत का पहला 5G ट्रेनिंग लैब और 5G ऐप हेल्थ सेक्टर में सारे 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। किसने बनाया है ये?
भारत का पहला 5G ट्रेनिंग लैब। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अधीन आती है, जिसके मंत्री हैं पूर्वोत्तर विकास मंत्री जी किशन रेड्डी, जो हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री भी हैं। तो किसकी सहायता से नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ने बनाया है इसे? कंपनी का नाम है एमट्रॉन, AMTRON, एमट्रॉन। इसको बोलते हैं असम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एमट्रॉन। ये असम सरकार के अधीन काम करती है, PSU है। इंडियन आर्मी हमारे पुराने जो लोग हैं उनसे सीखना चाहती है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज। हमारी जो ट्रेडिशनल इंडिक हेरिटेज है, रणनीति, कूटनीति, ये सब सीखना चाहती है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? हमारे ग्रंथों से, हमारे वेदों से इसका नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। इन्होंने शुरू करा है प्रोजेक्ट उद्भव, हमारी जो प्राचीन भारतीय नॉलेज है उससे सीखने के लिए। शस्त्र रामानुजम अवार्ड किसे मिला है? यह मिला है रुइक्जियांग झांग, ऑप्शन डी। चाइना से हैं ये, लेकिन अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ये 32 साल से कम उम्र के मैथमेटिशियंस, गणितज्ञों को मिलता है। इसका नाम रामानुजम के नाम पे रखा है, जिनका जन्मदिन हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर? ये शस्त्र यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलता है। शस्त्र की फुल फॉर्म क्या है? शनमुग आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। तो ये तमिलनाडु में है। ये अवार्ड 2005 से लगातार दिया जाता है। $10,000 का इसमें अवार्ड भी दिया जाता है। तो रामानुजम के नाम पे ये अवार्ड है, श्रीनिवास रामानुजम के नाम पे। अभी अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो हमारे मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन में राज्य मंत्री, तो उन्होंने इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम IGMS-2 पोर्टल लॉन्च करा है। ये किसके साथ मिलकर करा है? ये IIT कानपुर के साथ मिलकर किया है। तो आंसर है IIT कानपुर। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज यानी लोक शिकायत और प्रशासनिक सुधार विभाग, जो हमारे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है, उनके द्वारा किया गया है IIT कानपुर के साथ मिलकर। तो आप जानते हैं शिकायत दर्ज होती है CP ग्राम्स पोर्टल पे, CPGRAMS, CP ग्राम्स पोर्टल। उन शिकायतों पे एनालिटिक्स लगाए जाएंगे कि शिकायत जो है वो क्या है, किस बारे में है, तो उस पर एनालिटिक्स रन किए जाएंगे जिससे जल्दी उसका निपटान हो सके। CP ग्राम पोर्टल तो 2007 में ही बन गया था। अब IGMS पोर्टल इसको, CP ग्राम्स को और बेहतर बनाएगा और जल्दी शिकायतों का निपटान करेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कितना ब्याज मिलेगा अगले क्वार्टर में, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 में? ये होगा 8%। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर यानी आर्थिक मामलों का विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नोटिफिकेशन आया है ये। तो इसमें जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल सेविंग स्कीम होते हैं, उनमें अगली तिमाही यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए कोई बदलाव नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें आप 30 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले 15 लाख थी, अब 30 लाख कर दी है। इसमें मिलेगा 8.2%। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.7%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1%, किसान विकास पत्र में 7.5%। और किसान विकास पत्र में पैसा डबल हो जाता है मैच्योरिटी पे, तो इसका मैच्योरिटी पीरियड 115 महीने होगा, लेकिन ये चेंज होता रहता है, ब्याज के हिसाब से मैच्योरिटी पीरियड चेंज होता है। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 8%। ठीक है, तो ये है हमारे स्मॉल सेविंग स्कीम में जो आपको ब्याज मिलेगा सरकार की तरफ से। फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला है? फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है 3 लोगों को, पियर ऑगस्टिनी, फ्रैंक क्रॉज और एन लुलियर। तो एन लुलियर स्वीडन से हैं, फ्रैंक क्रॉस जर्मनी से हैं और पियर ऑगस्टिनी जो हैं वो अमेरिका से हैं। क्या करा है इन्होंने कुछ ऐसी जो हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स डायनामिक्स यानी इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं तो हम उन्हें देख नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो इसमें होती है, वो स्पीड होती है 10⁻⁻18 सेकेंड, इतने कम समय में, जिसको एटो सेकेंड कहते हैं। अब इन्होंने क्या करा है, कुछ ऐसी पल्सर लाइट बनाई है, कुछ ऐसे पल्सर लाइट इन्होंने बनाई है जिससे जिनकी जो ड्यूरेशन है एटो सेकेंड है, यानी कि हम एटो सेकेंड में उनको देख पाएंगे अब जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये रिसर्च इन्होंने किया है। अंडरस्टूड? कुछ ऐसे इन्होंने पल्सर बनाए हैं, लाइट के फ्लैशेस ऑफ लाइट बनाए हैं जिनकी स्पीड अब एटो सेकेंड में है। इंडियन एयरफोर्स को डॉर्नियर DO-228 19 सीटर एयरक्राफ्ट है, 6 बनाने का ठेका दिया था किस कंपनी को? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया था। वैसे तो ये जर्मन एयरक्राफ्ट हैं,
लेकिन इनको इंडिया में बनाने की टेक्नोलॉजी HAL को बहुत पहले मिल गई थी। अब इन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 90 प्रोजेक्ट अप्रूव करे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी अभी, जैसे बैरकपुर में ये एयरफील्ड बनाएंगे, न्योमा लद्दाख में बनाएंगे, बैरकपुर बंगाल में है, बागडोगरा में बनाएंगे जो बंगाल में है, दार्जिलिंग के पास। तो ये सारे प्रोजेक्ट 90 प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं BRO के अभी। इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इसके डायरेक्टर जनरल जो बने हैं अभी उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। इनसे पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। 1960 में बना था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है। अभी इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का 50 ओवर वाला, उसके लिए मैस्कॉट कौन बना है? मैस्कॉट है ब्लेज एंड टोंग। लड़की का नाम है ब्लेज, ये बॉलर है, बहुत तेज बॉलिंग करती है। ब्लेज मतलब एकदम बहुत गति से। और लड़का जो है उसका नाम है टोंग, ये काफी कूल काम है, जैसे बैट्समैन होना चाहिए। ठीक है। पहला मैच हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसको न्यूजीलैंड ने जीता था। 5 अक्टूबर को हुआ था पहला मैच। समझ में आया आपको? फाइनल होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ODF प्लस अभी अभी कौन सा यूनियन टेरिटरी बना है या स्टेट बना है? स्टेट में तो यूपी बना है, यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर। तो आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 6,650 गांव हैं, वो सारे के सारे ODF प्लस डिक्लेयर किए गए हैं। बल्कि ODF प्लस ही नहीं, ODF प्लस मॉडल, यानी सबसे हाईएस्ट कैटेगरी मिल गई है। तो भारत के 75% गांव ODF प्लस हो चुके हैं। ODF प्लस होता है जब आपके खुले में शौच मुक्त हो, यानी ODF तो हुई, साथ ही साथ आपके जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं सारे अच्छे से काम कर रहे हो, फंक्शनल हो, पानी की कमी ना हो, और वेस्ट मैनेजमेंट भी होना चाहिए साथ में। और ODF प्लस अगर मॉडल भी हो जाए तो मॉडल में ये हो जाता है कि दीवारों पे बिल बोर्ड्स वगैरह होने चाहिए स्वच्छता के लिए, इश्तिहार होने चाहिए, दीवारों पे पर्चे होने चाहिए, बिल बोर्ड्स वगैरह होने चाहिए, तो तब वो ODF प्लस मॉडल भी हो जाता है। अभी सिर्फ 3 भारत में यूनियन टेरिटरी हैं जो ODF प्लस मॉडल हैं। कौन सी हैं वो? तो वो हैं अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और जम्मू कश्मीर। और एक ही स्टेट है जो ODF प्लस मॉडल है, और वो है सिक्किम। वो है सिक्किम। बाकी इंडिया में 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरी अब ODF प्लस हो चुके हैं, लेकिन ODF प्लस मॉडल अभी सिर्फ 4 ही हुए हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के। तो वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए ODF प्लस। और तो ODF प्लस में 3 कैटेगरी होती हैं, उदीयमान यानी एस्पायरिंग, फिर होता है उज्ज्वल यानी राइजिंग, और फिर होता है उत्कृष्ट यानी कि मॉडल। अभी अभी 11वीं बार संप्रीति युद्धाभ्यास हुआ उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में। भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। तो आंसर है बांग्लादेश। ये पहली बार 2009 में हुआ था। इस बार 14 दिन तक चलेगा ये। और हम बोंगो सागर अभ्यास भी करते हैं बांग्लादेश के साथ, वो समुद्री भी होता है बोंगो सागर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि PM स्वनिधि योजना ने कितने लोगों की अब तक हेल्प कर दी है? 50 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स की हेल्प कर दी है। तो आंसर है मोर देन 50 लाख। टोटल जो लोन इन्होंने लिया है 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने, वो 8600 करोड़ रुपए का ये मिला के लोन ले चुके हैं। तो क्या है ये योजना? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर चलाता है इसे, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय चलाता है इसे। ये योजना क्या है वो बता देता हूं। इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहे मध्य प्रदेश, असम और गुजरात। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर असम और फिर गुजरात। सबसे अच्छे परफॉर्मेंस वाले शहर रहे अहमदाबाद। अहमदाबाद ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया, फिर लखनऊ, फिर कानपुर। तो इसमें 10,000 रुपए का लोन मिल जाता है सिर्फ 7% ब्याज पे। ये कोलेटरल फ्री लोन होता है, गारंटी फ्री होता है, बदले में कुछ नहीं रखवाना होता। अगर आप इसको टाइम पे चुका दें तो अगली बार आप 20,000 का ले सकते हैं, और ये भी टाइम पे चुका दें तो आप 50,000 तक का भी ले सकते हैं 7% ब्याज पे। तो मैक्सिमम लोन जो इसमें मिलता है वो है 50,000। ये स्ट्रीट वेंडर्स को मिलता है। ठीक है, सिर्फ 7% ब्याज पे। भारत के प्रधानमंत्री ने तेलंगाना सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, उसका पहला चरण NTPC बना रहा है इसे, उसका उद्घाटन किया। कहां पे बन रहा है? तो ये बन रहा है पेदापल्ली में। तो आंसर है ऑप्शन डी, पेदापल्ली में ये बन रहा है। एक जिला है तेलंगाना का पेदापल्ली, इसमें लगभग 11,000 करोड़ का खर्चा आया है। पहला चरण इसका चालू हो गया है। 85% बिजली से तेलंगाना को मिलेगी और बाकी तेलंगाना उसे दूसरे राज्यों को बेच देगा। वुमेन रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दे दी राष्ट्रपति ने, एक्ट बन गया है अभी। 106वां संविधान संशोधन एक्ट है ये, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये। किस पे लागू नहीं होगा? लोकसभा में होगा, विधानसभा में होगा, दिल्ली विधानसभा में होगा, राज्यसभा में अप्लाई नहीं होगा, और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, 33% रिजर्वेशन इसमें महिलाओं को मिलेगा। 2026 के बाद लागू होगा, क्योंकि 2026 में डिलिमिटेशन होगा।
परिसीमन होगा, 15 साल के लिए ये एप्लीकेबल होगा, उसके बाद रिन्यू किया जाएगा। और लोकसभा में जो रिजर्वेशन मिलेगा महिलाओं को 1/3 वो मिलेगा आर्टिकल 330A के तहत। राज्यों की विधानसभा में जो मिलेगा वो है आर्टिकल 332 से। दिल्ली विधानसभा में है 239AA और ये चालू होगा 2026 के बाद से। ये कहता है आर्टिकल 334A डिलिमिटेशन के बाद, जब भी डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ये कहता है आर्टिकल 334A। अर्जुन राम मेघवाल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में। अभी कौन से हमारे वॉर हीरो हैं जिन्हें कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट अभियान चल रहा है उसका एम्बेसडर बनाया गया है? इनका नाम है परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह, इन्होंने सियाचिन को आज़ाद करवाया था पाकिस्तान की पकड़ से, ऑपरेशन राजीव चलाकर 1987 में 21,000 फीट की ऊंचाई पे सियाचिन ग्लेशियर में। और उसको कैद पोस्ट बोलते थे पहले, QUAID कैद पोस्ट, उसका नाम फिर पलटकर बाना टॉप कर दिया गया था इनके सम्मान में। इन्हें परमवीर चक्र मिला था 1988 में। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो कहाँ पे हुआ? बेंगलोर में हुआ। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में ही है। इसके लिए मैस्कॉट थे कॉफ़ी स्वामी और एम्बेसडर थे रोहन बोपन्ना जो टेनिस के खिलाड़ी हैं। इसका थीम था सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। इसको करवाया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है और कर्नाटक इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, खासतौर पे वहाँ पे चिकमंगलुरु और कोडागू, इनमें कॉफ़ी काफ़ी होती है। उबर ने एक चैलेंज लॉन्च किया, हैकेथॉन, जिसका नाम है उबर सस्टेनोवेट। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम दिए गए स्टार्टअप्स को जो उन्हें सॉल्व करने हैं, इनोवेटिव सोल्यूशन उनके देने हैं। विनर को मिलेगा $1,20,000 यानी लगभग 1 करोड़ रुपए का अवार्ड। तो किसके साथ मिलकर किया? ये इन्होंने किया स्टार्टअप इंडिया और नेस्कॉम AI के साथ मिलकर। नेस्कॉम आप जानते ही हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। और स्टार्टअप इंडिया क्या है? स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 में स्टार्ट की गई थी। इसमें जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनके जो ब्रांचेज हैं उनको 1 साल में 2 लोन कम से कम देने होते हैं। ये लोन 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक का होगा बिजनेस शुरू करने के लिए, अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए। तो 2 लोन किसको देने हैं? एक तो किसी भी SC या ST को देना है और एक महिला को मिनिमम देना है। तो मिनिमम 2 लोन हर बैंक की ब्रांच को 1 साल में देने होंगे, 10 लाख से 1 करोड़ तक के बीच। इसको बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया। इस योजना को 2025 तक के लिए अब एक्सटेंड कर दिया गया है। लॉन्च हुई थी 2016 में। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसे मिला है? ये मिला है मुंजी बवेंडी, लुई ब्रू और अलेक्सी एकिमोव को। तीनों अमेरिका के हैं आज की तारीख में। अलेक्सी एकिमोव का जन्म रशिया में हुआ था, मोंगी बवेंडी का फ्रांस में हुआ था, लुई ब्रू अमेरिकन ही है, लेकिन आज की तारीख में तीनों ही अमेरिकन है। इन्होंने क्वांटम डॉट्स बनाने का तरीका निकाला है। क्वांटम डॉट्स ये नैनोमीटर, कुछ नैनोमीटर वाइड होते हैं ये, इनमें बहुत अलग अलग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल बहुत सारे इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस सर्जरी, क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि। अस्त्र मिसाइल जिसको DRDO ने डिजाइन किया था, अब इसका कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? ये हमारे पास एकमात्र एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। तो ये करेगी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करने वाली PSU है। इंडियन एयरफोर्स को बना के देगी अस्त्र मिसाइल। विवाद से विश्वास 1 स्कीम चलाई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। इसमें कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जिन MSMEs पे पेनल्टी लगाई गई थी, विभिन्न मंत्रालयों को बोला गया था आप उसका 95% वापस कर दो। तो सबसे ज्यादा पैसा किसने वापस किया है? किस मंत्रालय ने? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने। टोटल अमाउंट जो वापस लौटाया गया MSME को वो है 256 करोड़। रिलीफ मिला है, जो सबसे ज्यादा रिलीफ दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने। इन्होंने MSMEs को 116.47 करोड़ रुपए वापस कर दिए। दूसरे नंबर पे था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इन्होंने लगभग 79 करोड़ रुपए वापस कर दिए MSME को। तीसरे नंबर पे था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिन्होंने 23.45 करोड़ MSMEs को वापस लौटा दिया। इसका नाम है विवाद से विश्वास। ये बजट में भी अनाउंस की गई थी और 17 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी, 30 जून तक चली थी 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अभी फिनटेक कंपनी है स्लाइस, उसको किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है? 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी असम में है, उसके साथ मर्ज कर दिया गया है। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखिए। और रूपाली कालिता, ये इस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। रूपाली कालिता, ये 2017 में शुरू किया था बिजनेस इसने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। स्मॉल फाइनेंस बैंक के 50% लोन 25 लाख रुपए से कम के होने चाहिए और 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कितने साल पूरे होने की खुशी में आरोग्य मंथन करवाया दिल्ली में?
तो 5th एनिवर्सरी थी। ये योजना जो है 2018 में लॉन्च हुई थी 23 सितंबर को। आयुष्मान भारत, इसे चलाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 5 लाख रुपए पर परिवार पर ईयर इसमें आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो आयुष्मान उत्कृष्टता सम्मान भी दिए गए आयुष्मान भारत योजना के 5 साल पूरे होने पर। किसे मिला ये? आयुष्मान भारत योजना के तहत सबसे ज्यादा जो कार्ड बांटे गए वो असम के द्वारा बांटे गए, बड़े राज्यों में नागालैंड के द्वारा, छोटे राज्यों में जम्मू कश्मीर के द्वारा, यूनियन टेरिटरी में। और हॉस्पिटल्स का, सरकारी अस्पतालों का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन किसने किया? कर्नाटक ने। बड़े राज्यों में त्रिपुरा ने, छोटे राज्यों में। और क्लेम सेटल सबसे अच्छे किसने किए? उत्तराखंड ने बड़े राज्यों में और नागालैंड ने छोटे राज्यों में, और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप ने। इतना ध्यान रख लीजिए, इतना काफी है। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए भी दिए गए, जिसके 2 साल पूरे हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड आभा नंबर के साथ किसने जोड़े? आभा नंबर 14 डिजिट का नंबर होता है, सारे हेल्थ रिकॉर्ड जोड़े सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश ने। तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसमें पहले नंबर पे रहा। अंडरस्टूड? दूसरे नंबर पे था कर्नाटक, पहले नंबर पे था आंध्र प्रदेश। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो आभा अकाउंट सबसे ज्यादा जोड़े नई दिल्ली ने, पहले नंबर पे था नई दिल्ली। और आभा स्कैन करके टोकन किसने जनरेट किए सबसे ज्यादा? तो आंसर हो जाएगा यूपी। यूपी को भी अवार्ड दिए गए। तो आभा स्कैन जो है वो करके सबसे ज्यादा टोकन जनरेट किए यूपी ने। 2030 फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां पे होगा? 3 कंट्री में होगा, मोरक्को, स्पेन और पोर्चुगल। फीफा ने अनाउंस करा है, जिसका हेडक्वार्टर ज़ूरिक में है। मोरक्को, स्पेन और पोर्चुगल 2030 में होगा। पहला वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था, तो 100वीं एनिवर्सरी होगी ये वर्ल्ड कप की। पहला वर्ल्ड कप कहां हुआ था? उरुग्वे में हुआ था, और जीता भी उरुग्वे नहीं था। इज दैट अंडरस्टूड? पहला वर्ल्ड कप। और इसीलिए शुरू के कुछ मैचेस जो होंगे वो उरुग्वे, पैराग्वे और अर्जेंटीना में होंगे 100 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन वैसे वर्ल्ड कप मोरक्को, स्पेन और पोर्चुगल में होगा। और इससे पहले 2026 का भी है, वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है। रेपो रेट को कितना रखा गया है? रेपो रेट को उतना ही रखा गया है, 6.5%। 6.5%। इवन हमारी जो जीडीपी प्रोजेक्शन है आरबीआई की, वो भी 6.5% है। आईएमएफ की 6.3% है। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, आप अपनी स्क्रीन पे सारे रेट देख सकते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25% है। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75%। बैंक रेट 6.75%। रिवर्स रेपो रेट 3.35%। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो 4.5। अभी इंक्रीमेंटल सीआरआर भी आया था, थोड़ी सी लिक्विडिटी कम करने के लिए, जो 2000 के नोट वापस लौटाने की वजह से आई थी। 10% था वो आईसी सीआरआर। एसएलआर है 18%। नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए किसे मिला है? यह मिला है जैन फोस्को, जो नॉर्वे के जाने माने लेखक हैं। साहित्य के लिए नोबेल प्राइज। अभी अभी किस व्यक्ति का सबसे बड़ा स्टैचू 19 फुट लंबा, 19 फुट ऊंचा मैरीलैंड अमेरिका में लगाया गया? ये भारत के बाहर इनका सबसे बड़ा स्टैचू है। ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनका जन्म हुआ था मऊ में, जो इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। इनकी 132वीं जयंती हमने मनाई थी इस साल 14 अप्रैल को 2023 को। सो ये था हमारा वीडियो IBACIO के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि मेरा जो कंप्लीट कोर्स आता है IBACIO 2023 के लिए, करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं, या फिर नीचे पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके भी उसको परचेज कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे फिर ऐसे ही दूसरे सेट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।